Hello everyone, welcome to another episode of Tales from a Sports Tragic. Today's episode is very topical. I thought I'll pick up something which is in the news today, which pretty much everyone's talking about in the cricketing circles in India, and something that we should perhaps talk about a little more. Bishan Singh Bedi sent out a letter to the Delhi District Cricket Association asking them to remove the stand or rename the stand named after him already, and not have him as a member of the DDCA anymore in protest of what is going on over there. And I thought, growing up, I had heard so much about the man because my father used to play under him, and there was this legend that he still is, about him so much that I would put it together, and more than put it together, let my father narrate his experience of playing under Bishan Singh Bedi, seeing the man that he was, because I only heard from people. I heard from people who had played under him, who had played with him, who were my coaches, who were my mentors growing up. But the legend that he was, I thought it was apt that I let my father narrate his experiences about him, and basically take this episode forward. So, Papa, if you can please narrate your experience of playing under Bishan sir and how you saw him during the time that you played under him as a part of the SAIL team back in the day. If you can do that, please. बिशन सिंह बेदी, उनको कम शब्दों में उनके बारे में कुछ कहना बहुत टफ है. प्लेयर, कोच, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रमोटर ऑफ द गेम, डिसिप्लिन के पुजारी, आउटस्पोकन पर्सन हु ऑलवेज कॉल्स स्पेड अ स्पेड. बहुत सारे व्यक्तित्व के उनके आयाम हैं. मुझे खुशी है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके अंडर कुछ वर्ष मैंने बिताए हैं. सेल की टीम में जब मुझे सौभाग्य हुआ था खेलने का, तो हमारे टीम में एट दैट टाइम 8 या 9 इंडिया प्लेयर होते थे. सुरेंद्र खन्ना, सुनील वॉल्शन, राकेश शुक्ला, मनिंदर सिंह, गुरशरण सिंह, कीर्ति आज़ाद, राजेश चौहान, विवेक राजदान और भी कुछ दोस्त थे जो उस समय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में. और सबसे अच्छी बात ये थी कि इन सबका रिक्रूटमेंट बिशन पाजी के ज़माने में ही हुआ था. मैं इंडियन आयरन स्टील का प्लेयर था और इंटर स्टील में अच्छे बढ़िया खेलने की वजह से मुझे सेल टीम में चांस मिलता था. वैसे बिशन सिंह बेदी सर से पहली मुलाकात मेरी 70s में हुई थी, जब वो बनपुर खेलने आए थे ऑल इंडिया इंटर स्टील टूर्नामेंट. और उस दौरान मैं एक फ़ैन के तौर पे उनके पास गया था और मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिया था. लेटर ऑन व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर सेल टीम, तो हमारा कैंप दिल्ली में लगता था और उस समय बिशन बेदी के नज़दीक आने का मुझे सौभाग्य हुआ था. और वो अनमोल यादें हैं. पहले मैं एज ए प्लेयर कुछ कहना चाहूँगा बिशन पाजी के बारे में. हमारी पीढ़ी या उस समय जो क्रिकेट फैंस थे, इंडियन स्पिन की जो चौकड़ी थी, बिशन बेदी, इरापल्ली प्रसन्ना, वेंकट राघवन और चंद्रशेखर, जिनके ऊपर इंडियन बॉलिंग का सारा दारोमदार डिपेंड करता था, उसमें भी बिशन सिंह बेदी की एक अलग अहमियत थी. मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि उस दौरान में इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलना बहुत इज्जत और बहुत बड़ी बात समझी जाती थी. इंडियन क्रिकेटर्स में यदि सबसे ज़्यादा मेजर काउंटी खेला है तो बिशन पाजी ने खेला है. इफ़ आई एम नॉट कमिटिंग एन एरर, नॉर्दर्नशायर की तरफ से वो रेगुलर क्रिकेट खेलते थे उस समय, जबकि हमारे बाकी प्लेयर्स को, गावस्कर जैसे लोगों ने भी 1 साल समरसेट खेला, आबिद अली साहब ने खेला, फारूक इंजीनियर ने कुछ दिन खेला, बट उनकी एडवांटेज ये थी कि वो इंग्लैंड में ही रहते थे. बिशन सिंह बेदी इतने कम टेस्ट में 162 टेस्ट विकेट्स लेना बहुत बड़ी बात होती है और बिशन पाजी हैज़ ऑलवेज डन दैट. एज ए प्लेयर उनके बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं. उनका और भी 2-3 जो जिस चीज़ को मैंने बहुत करीब से देखा है एज ए कोच, ही वॉज अ वंडरफुल कोच.
जब मैं ये बात कहता हूँ तो शायद आज की कोचिंग के साथ उनकी कोचिंग न मिले। अभी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, साइंस में बहुत सारे पहलू को इनकलकेट किया गया है, बट एज अ कोच ही वॉज वन कोच जो अपने बच्चों से, अपने छात्रों से 110% निकाल के बाहर लाते थे। मुझे याद है 2 टीम, क्योंकि मैं उस ज़माने में आई वॉज इन टच, दिल्ली क्रिकेट टीम और पंजाब क्रिकेट टीम, रणजी ट्रॉफी टीम की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली ने क्रिकेट में जो अपना मुकाम हासिल किया है, यदि हम गौर से देखें तो बिशन बेदी के आने के बाद से ही दिल्ली क्रिकेट फ्लरिश्ड। जिस तरीके से उन्होंने अपने समय के प्लेयर्स को प्रमोट किया और वो आत्मविश्वास दिया, दिल्ली वेंट ऑन टू विन द रणजी ट्रॉफी। उससे भी बड़ा वाकया मुझे याद है कि उन्होंने पंजाब की एक साधारण सी दिखने वाली टीम, देयर वर नो बिग नेम्स एट दैट टाइम इन पंजाब, ही टूक गुरशरण सिंह विथ हिम और पंजाब की कोचिंग का जिम्मा लिया उन्होंने। मुझे जहाँ तक याद है, ग्वालियर के स्पोर्ट्स हॉस्टल में, स्पोर्ट्स कॉलेज में पूरी टीम 2 से 3 महीने थी, पाजी भी वहीं थे। और गुरशरण के अलावा विक्रम राठौर, भारती विज जैसे कुछ नाम थे, मुझे अभी पूरे याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत ही ऐसा कोई अहम नाम नहीं था जो मैं आपको तुरंत बता सकता हूँ। 11 young and talented people, he blended it into a superb team। और आपको जान के अच्छा लगेगा, पंजाब वेंट ऑन टू विन द रणजी ट्रॉफी। मेरे हिसाब से ये एक कोच की इससे बड़ी सफलता नहीं हो सकती। लेटर ऑन ही ऑल्सो वेंट टू बिकम द कोच ऑफ इंडियन टीम। तो उनके जो तेवर थे, उनकी जो बेबाकी है, वो वहाँ भी देखने को मिले। और चूँकि उनका अपना एक ऑरा होता था, तो कई बार टेस्ट प्लेयर्स भी जो है वहाँ बिशन सिंह बेदी इस नाम से एक अलग रिस्पेक्ट, एडमिरेशन और खौफ कहूँ तो ज़्यादा गलत नहीं होगा, ये वो दौर था। उनके डिसिप्लिन की मैं सराहना करता हूँ। मुझे अभी भी याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सेल टीम के कैंप में वक्त से 10 मिनट लेट आने के बाद उन्होंने एक करंट इंडियन क्रिकेटर को मैदान के बाहर बिठा दिया था, जस्ट फॉर द रीज़न कि वो नेट प्रैक्टिस के शेड्यूल टाइम से 10 मिनट बाद आया था। आज की तारीख में आप ये सोच नहीं सकते, एंड वी ऑल एडमायर्ड हिम। अपने छात्रों में कॉन्फिडेंस की बात, मुझे एक घटना याद आ रही है। जिन खिलाड़ियों का नाम मैंने आपको बताया, हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे। सुबह की हल्की बारिश के बाद विकेट गीली हो गई थी एंड लोगों ने प्रैक्टिस पोस्टपोन किया था। इतनी देर में बिशन पाजी आए and he asked why the practice was stopped, and when he was told the reason, he got angry। और आप यकीन नहीं करोगे, उस गीली विकेट पे हम सबको उन्होंने 4 घंटे नेट्स में डाला था। हम डरे हुए थे, वी वर अफ्रेड कि कहीं चोट ना लग जाए, और समहाउ 4 घंटे की प्रैक्टिस के बाद नन ऑफ अस गॉट हर्ट। और प्रैक्टिस के ख़त्म होने के बाद पाजी ने जो बात कही थी, वो मुझे आज भी याद है कि यू पीपल डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी, बट आई नो यू आर गुड, यू कैन हैंडल दीज शॉट ऑफ विकेट्स। आप समझ नहीं सकते कि इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है कि एक कोच अपने ट्रेनीज़ को, उसके आत्मविश्वास को और उसकी एबिलिटी को जाहिर करे। ऐसी बहुत सारी घटनाएँ। मैंने कहा कि नॉट ओनली एज अ क्रिकेटर, मैंने क्रिकेट बहुत तो नहीं खेली, लेकिन एज अ पर्सन, क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे कि क्रिकेट के साथ ज़िंदगी की बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, और ऐसी बहुत सिचुएशन आती है जो क्रिकेट के पिच में भी आती है, क्रिकेट के मैदान में भी आती है और ज़िंदगी में भी आती है। और इतने वर्षों के बाद मैं फील करता हूँ कि पाजी जो कहते थे बिल्कुल सही है। समटाइम्स आपको और सिचुएशंस में रहना पड़ता है, समटाइम्स आपको एज अ बैट्समैन गीले विकेट पे खेलना पड़ता है, समटाइम्स थिंग्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, बट यू कीप ऑन ट्राइंग। ज़िंदगी में भी शायद ये वैल्यूज़ बहुत काम में आते हैं। बिशन पाजी के बारे में मैंने कहा, आपको डिसिप्लिन की बात कही।
टफ टास्क मास्टर तो मैंने कहा ही, इवन उस ज़माने के टेस्ट प्लेयर्स को मैंने उनसे डरते देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा। दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंडिया, लेकिन जब पाजी के सामने आते थे तो जैसे एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा अपने प्रिंसिपल के सामने आता है, लहजा बिल्कुल वैसे ही होता था। एंड वी वर इन आउ द जेंटलमैन। यंगस्टर्स की उन्होंने बहुत मदद की। मैं सेल के संदर्भ में बोलना चाहूँगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की टीम में उन्होंने 8 से 10 इंडियन क्रिकेटर्स को रिक्रूट किया था। उस ज़माने में क्रिकेट इतना प्रोफेशनल नहीं हुआ था। उस ज़माने में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो टूर्नामेंट थी क्रिकेट की, वो स्टील ट्रॉफी हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा कैश मनी उसी में थी। दिल्ली में मैचेस होते थे और जहाँ वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू प्ले अराउंड विथ ऑल द बिग स्टार्स। एस्कॉट्स की तरफ से कपिल पाजी आते थे, चेतन शर्मा आते थे, इंडियन एयरलाइंस की टीम खेलती थी, एमआरएफ की टीम खेलती थी। द क्रीम ऑफ इंडियन क्रिकेट यूज्ड टू बी देयर ड्यूरिंग स्टील ट्रॉफी। एक चीज़ जो शायद बिशन पाजी के बारे में लोगों को थोड़ी सी नेगेटिविटी है, मैं चूँकि करीब में रहा हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ, ही इज़ एन आउटस्पोकन पर्सन और उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत सारे हमारे टेस्ट प्लेयर्स थे जिन्होंने आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट अपना करियर बनाने के लिए बहुत कंप्रोमाइज़ किया एंड दे वेंट अप टू अ हाइट। बिशन सिंह बेदी ऐसे ही पंजाब क्रिकेट को उसकी नींव डाली, उसको एक अच्छे लेवल तक ले गए और चूँकि वो आउटस्पोकन थे तो उनसे शायद उनकी बनी नहीं और वो जिसको कहते हैं बिंदास, ही केम बैक। द सेम थिंग हैपन इन आप कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट में भी। कोचिंग तो उन्होंने की लेकिन बहुत दिन तक वो बहुत बड़े पोस्ट पर रह नहीं पाए। जबकि यदि आप क्रिकेटिंग एबिलिटी देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी देखें, तो बिशन पाजी की तरह एक्सपोजर शायद बहुत कम लोगों का था। उनकी एक कमी रही, सबों को वो खुश नहीं रख पाते थे। ही वॉज वेरी आउटस्पोकन और ही ऑलवेज यूज्ड टू कॉल स्पेड अ स्पेड। शायद आज के ज़माने में ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन बिशन सिंह बेदी एज अ क्रिकेटर, एज अ कोच, एज ए पर्सन हु इनकलकेटेड डिसिप्लिन इन यू, इसका कोई जवाब नहीं। और जैसा कि मैंने कहा, क्रिकेट के आज मायने बदल चुके हैं। क्रिकेट अभी थोड़ा सा गेम भी है, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी है। हमारे ज़माने में क्रिकेट सिर्फ एक गेम था, जेंटलमैन्स गेम था और उस समय लोग क्रिकेट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। मुझे याद है मैं जब छोटा था, विनू मानकर की एक पतली सी किताब क्रिकेट कोचिंग बुक थी। विनू सर लिखते थे कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड क्रिकेटर यू हैव टू बी अ डिसिप्लिन बॉय। आपको जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, मैदान में वक्त पे जाना है, कोच की बातों को सर आँखों पे लेना है। तो मुझे लगता है कि यदि ये सारी चीज़ें हम करें तो भले हम बहुत बड़े क्रिकेटर ना बन पाए, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और ये चीज़ें बिशन पाजी में कूट कूट के भरी थी। वी स्टिल लव हिम, एडमायर हिम। बेबाकी उनका व्यक्तित्व रहा है और जिस आदमी ने क्रिकेट में इतना कुछ अचीव किया हो, मैं फिर कहता हूँ दुनिया का सबसे अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर अपने ज़माने का अनडाउटेडली बिशन सिंह बेदी है। और लेफ्ट आर्म स्पिन हैज़ नेवर बीन सो क्लासिक, सो इजी जैसा कि बिशन पाजी की बोली में लगता था। वी आर ग्रेटफुल दैट वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी विद द लेजेंड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। और इन लम्हों को, इन स्मृतियों को मैं सारी ज़िंदगी सजो के रखूँगा। और बिशन सिंह बेदी वहीं रहेंगे हमारे दिल में जहाँ पे हैं, बिंदास, आउटस्पोकन, मस्त, लेकिन लेजेंड इन ऑल एस्पेक्ट्स, नो डाउट अबाउट इट। Thank you so much, Papa. That was really lovely to hear all of that, and just goes on to show what an amazing person he was, and his contribution would never perhaps be belittled in the cricketing circles in the country. But the man that he is, the spine that he has shown today, I think is quite exemplary, and more people should perhaps acknowledge that
as he mentioned in the letter, there are no politician statues in cricket grounds across the world. It's always cricketers who should be at the forefront, and rightly so. And I think that's something that administrators in our country should take note of. So hopefully better sense prevails and DDCA ask him to reconsider his decision and not install that statue of Mr. Jaitley, who I think did a lot of work, but I just don't think that having a politician statue in a sporting arena makes so much sense. Thank you so much, guys. Thank you.